गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? एंड हैप्पी दशहरा। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिमाग के अंदर जितनी गंदगी है वो बाहर आ जाए। तुम्हारी अंदर जो चल रहे हैं ऊट पटांग शरारतें, वो सारी नाश हो जाएं। अंदर का रावण तुम्हारा खत्म हो जाए, जो 2 साल में बन चुका है अंदर से। 2 साल में बेटा, 1 साल में नहीं बनता। कुंभकर्ण भी बन गए हो। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की रेशो खत्म कर ली थी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी रेशो। अब हम अगली रेशो करने जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड टोटल एसेट टू डेट रेशो। बात नहीं, टोटल एसेट टू डेट रेशो। आपको मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी रेशो, गुप्ता जी जरा ध्यान से सुनिए, कोई भी रेशो अगर आपने फाइंड आउट करनी हो और वो एक्स टू वाई फॉर्म में हो, गुप्ता जी, कोई भी आपकी रेशो हो जो एक्स टू वाई की फॉर्म में हो, बीच में वर्ड क्या है? टू। तो इसे याद करने का तरीका क्या होता है? एक्स अपॉन वाई, पहले वाला इधर और दूसरे वाला नीचे, राइट। अब ये क्या कह रहा है? टोटल एसेट टू डेट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट टू डेट। और डेट का मतलब ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो हम कर चुके हैं, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। अब आ जाओ, ये क्या बताता है? ये आपको ये बताता है, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट। ये आपको क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट। इट इंडिकेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स। नहीं नहीं, ये तो आपके पास बुक है ना, बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टोटल एसेट टू डेट रेशो। अगर आपसे कोई पूछे डेट टू टोटल एसेट, तो एंट्री हो जाएगी डेट अकाउंट डेबिट टू टोटल एसेट, राइट। जो मतलब कोई भी रेशो आपकी एक्स टू वाई की फॉर्म में होगी, उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन वाई। इज इट क्लियर? पार्थ गुप्ता समझ आ गया? अब आप क्वेश्चन नंबर 38 मुझे करके दिखाएंगे। आपको सब कुछ करना आता है, आपको टोटल देसी जुगाड़ लगाएंगे और अब करके दिखाएंगे। आप करके दिखाइए फटाफट। ये अब आपको आ गया है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है, डेट का मतलब टोटल एसेट, आपको पता ही है। नहीं तो देखो आप, ये मैं एक, आप ये देखो, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं। इधर देख गुप्ता जी, इधर देखो, ये मैं बैलेंस शीट बनाऊं, क्योंकि मुझे टोटल एसेट चाहिए तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मुझे करंट एसेट दे रख, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा एस एच एफ, एन सी एल, सी एल, एन सी आई, सॉरी एन सी ए, एन सी आई, एल ओ और करंट एसेट्स। ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा? मुझे करंट एसेट दे रखी है 11 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल शेयर होल्डर फंड दे रखा है 7.5 लाख। मुझे टोटल डेट दे, शेयर होल्डर फंड, जब मेरे को ये शेयर होल्डर फंड दे दिया गया तो इसका मतलब एसआरएम हो गया कि नहीं हो गया? जब मुझे शेयर होल्डर फंड दे दिया तो इसका मतलब एसआरएम हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल, अब इसका कोई रोल नहीं है। अगर ये शेयर कैपिटल वर्ड लिखा होता तो इसका रोल होता। गुप्ता ही समझ आ रहा है? आपको टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट, शेयर होल्डर कैपिटल होता तो शेयर होल्डर फंड, यहां पर ऊपर क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है ना ये। और शेयर होल्डर फंड में एसआरएम होता है कि नहीं होता? तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आया नहीं, उसमें ऐड नहीं करते हम, तो फिर इसको ऐड करते हम। यार मैं तुझे क्या करूं, यहां शेयर कैपिटल लिखा होता, अगर अगर शेयर होल्डर फंड की जगह शेयर कैपिटल लिखा होता, तो जब शेयर होल्डर फंड निकल गया तो ये अपने आप में एसआरएम है कि नहीं है? तो इस रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं है। और ये आपके टोटल डेट कितने दे रखे हैं? 19.5 लाख रुपए दे रखे हैं। और टोटल डेट का मतलब क्या होता है? एनसीएल प्लस सीएल। अब आपको यहाँ वर्किंग कैपिटल दे रखा है 6,50,000,
और आपको करंट एसेट दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी दे रखी है आपको? 11 लाख। करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? वर्किंग कैपिटल आपकी दे रखी थी 6,50,000। तो ये कितनी आ गई? 4.5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी आ गई। अगर 4.5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी है और 19.5 लाख ये था, तो 15 लाख ये आ गई। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे आपको टीएल मिल गया कि नहीं मिल गया? और जितना टीएल होगा उतने ही टीए होंगे। तो टीए यहां निकाल लो, टीए कितने आ गए। अब आप ये कहोगे कि सर आपने टोटल डेट के अंदर से ये नॉन करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी को क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि यहां पर जो मैं डेट लूंगा ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी को मैं कंसीडर नहीं करता। ये मैं कल डेप्ट इक्विटी रेशियो में डिस्कस कर चुका था, राइट। तो आपकी टोटल कितनी आ गई है? 16 और 7 27 लाख की आपकी टोटल लायबिलिटी हो गई। इसका मतलब टोटल एसेट भी 27 लाख हो गई। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला क्या लगाना है? निकालना क्या था रेशो? टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट कितनी थी? 27 लाख। और डेट कितना था? 15 लाख। तो रेशो क्या आ गई? 1.8:1। 1.8:1। इसका मतलब ये हुआ गुप्ता जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के ऊपर 1 रुपए का डेट है तो कंपनी के पास टोटल एसेट जो है 1.8 है। चले आगे। थर्टी 39 करके दिखाओ मुझे। अब 39 करके दिखाओ टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कितना? 5.13:, जरा बाकी लोगों का भी आने दो। पार्थ गुप्ता जी बताइए, करके देख, बता टोटल मुझे बता। गुप्ता जी मुझे बताओ, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट कितना आ रहा है? टोटल एसेट कितना आ रहा है आपका? 15 लाख।
40,000 और डेट हो गया। इशिता, इतिशा हो गया। इशिता, हाँ। नहीं हरी, ध्यान से कर। कराऊं क्या? इधर देख, शेयर होल्डर फंड में एक ये आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। 5 और 9, एसएचएफ में कितना आ गया? 1140। फिक्स एसेट में नॉन करंट एसेट कितनी आ गई? 12 लाख। एनसीआई कितना आ गया? 1.5 लाख। अब करंट एसेट में कितना आ गया? 190। दृष्टि कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? और यहां पर तुझे करंट लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख दे रखी है। अब यहाँ पे एनसीएल मिसिंग है कि नहीं है? यहाँ पर एनसीएल मिसिंग है, पर तेरे को पता है कि यहाँ पे टीए आ जाएगा, टीए से टीएल आ जाएगा, यहाँ पे एनसीएल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? करो। कितना बढ़िया, इतना जुगाड़ से करा रहा हूँ तुम्हारे को। इससे बढ़िया जुगाड़ क्या होगा? जुगाड़ बढ़िया है ना हमारा, टेंशन ही खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओ, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। आ गया समझ में? चलिए, अब ये सवाल तुम खुद करोगे, इसके एग्जाम्पल्स और करोगे खुद। अब मैं अगली रेशो पे आ रहा हूं, इनमें सब में यही प्रैक्टिस है। अब मैं अगली रेशो करा रहा हूं आपको, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट। उसके लिए तो आप वीडियो देख लेना, ये रिकॉर्ड हो रही है। अब अगली रेशो आ रही है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो आपको ये बताती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से इधर देखो, सुनो। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। और प्रोप्राइटरी फंड किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड को। टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी रेशो आपको यह बताती है कि आपने बिजनेस में जो टोटल एसेट्स बना रखी है उसमें शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन कितना है। अभी मैं को इसको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए, मैं एक बैलेंस शीट लेता हूं, मैं 2 कंपनियों की बैलेंस शीट लेता हूं, एक वंश लिमिटेड की और एक अंश लिमिटेड की। राइट, ये मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। एसएचएफ, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तभी हमें पता लगेगा।
एक वंश लिमिटेड की बैलेंस शीट है और एक अंश लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और आपको मैंने बताया ये प्योर रेशियो भी बन सकती है और परसेंटेज में भी आ सकती है, तो मैं परसेंटेज में निकाल लेता हूं। ये समझ आ गया? अब आप ये देखो, इसका शेयर होल्डर फंड कितना था? 2 लाख था, और टोटल एसेट कितनी थी? इसका मतलब वंश लिमिटेड ने जो एसेट क्रिएट करी है, वंश लिमिटेड ने जो एसेट क्रिएट करी है, उसमें उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16.66%। इसका मतलब इसने अपने बलबूते पे कोई काम नहीं करा, ये कर्जाई कंपनी है। ये जो मजे ले रहा है अपनी कंपनी में, जो चला रहा है, ये लोगों के पैसों से चला रहा है, क्योंकि जो इसने टोटल एसेट एक्वायर करी है उसमें 16% जो हिस्सा है वो इसका अपना है। इसका मतलब 83% बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन है। इज इट क्लियर? अब आ जाओ एज कंपेयर टू अंश लिमिटेड। अंश लिमिटेड में शेयर होल्डर फंड कितना था? डिवाइड बाई इनटू में 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200/3। अब यहां बताओ अंश लिमिटेड के केस में उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? इसका मतलब अगर मैं दोनों कंपनियों में कंपेयर करूं और मुझसे कोई पैसा मांगे या मुझसे कोई डील करे, तो मैं वंश लिमिटेड को पैसा नहीं दूंगा। ये फुगरी कंपनी है, ये अपने पैसे पे मजा नहीं ले रहा, ये लोगों के पैसे से मजा ले रहा है। और जो इसने अंश लिमिटेड ने जो अपनी एसेट क्रिएट करी है अपने बलबूते पे करी है, इसका अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो बताइए जो मनी लेंडर होगा, या जो आपने जैसे मान लो पैसा लेना चाहते हो, तो बताओ अगर दोनों जाएंगे तो कंपनी किसको पैसा देना पसंद करेगी? अंश लिमिटेड को। वंश लिमिटेड को पैसा नहीं देगी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको यह बताता है कि जो आपने टोटल एसेट बिजनेस के अंदर क्रिएट कर रखी है, उसमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है। ये रेशियो जितनी हाई होगी उतना मनी लेंडर सेफ्टी महसूस करेगा, और ये जितनी रेशियो कम होगी मनी लेंडर उतना अनसेफ महसूस करेगा। क्योंकि हम जो रेशियो पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पढ़ रहे हैं, तो जहां पर वो मोटा पैसा चाहिए कर्जे पे 4 साल 5 साल के लिए, तो वो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो चेक करेगा कि भाई आज मेरे से लेने से पहले इसकी पोजीशन तो चेक कर लूं कि जो इसकी बैलेंस शीट बोल रही है, इसने जो टोटल एसेट अभी बैलेंस शीट में दिखा रहा है उसमें खुद का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात समझ में आ गई तो बताइए किस कंपनी को आप ज्यादा किसकी कंपनी की रेशियो अच्छी है? अंश लिमिटेड की, क्योंकि इसका प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी हाई होगी उतना ही मनी लेंडर जो है, लेंडर्स जो है, उनके लिए सेफ्टी और मार्जिन है कि नहीं है। क्योंकि मान लो कल को इसने पैसे नहीं दिए तो ये तो इसकी एसेट बेच देंगे, और इस केस में तो इसकी खुद की एसेट है, तो बेचने की नौबत नहीं आएगी, ये जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा, इसकी फिल्म जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मंच युक्ति समझ आ रही है? तो आइए, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है? प्रोप्राइटरी रेशियो कंपेयर्स प्रोप्राइटरी फंड विद टोटल एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज। इन सिंपल वर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट। फार्मूला ये ऑब्जेक्टिव, प्रोप्राइटरी रेशियो इज हेल्पफुल in comparing the proprietary fund with total assets of the business. That indicates how much portion of total asset is financed by a proprietary fund. यही हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट केस में वंश लिमिटेड ने जो टोटल एसेट क्रिएट करी उसके अंदर प्रोप्राइटरी फंड का हिस्सा कितना था? 16% था, कम था। बट अंश लिमिटेड के केस में 66% था। तो कल को अंश और वंश दोनों अगर पैसा लेने जाएंगे बैंक से, तो बैंक वंश लिमिटेड को पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये दूसरों के पैसे पे मजे ले रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अंश लिमिटेड को पैसा मिल जाएगा। तो अब आ जाइए, ये बात समझ में आ गई। अब आप इसके सवाल करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको एसएचएफ भी पता लग गया और वो भी पता लग गया है। आपको एसएचएफ भी पता लग गया और वो भी पता लग गया है। करिए ये सवाल। हाँ, अरे नहीं यार, मतलब अगर कल को इसने पैसे नहीं दिए, वंश ने नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी, तो एसेट एक्वायर करके बेच देगी इसको वो। पर इस केस में तो बिकेंगे नहीं ना, इसके 2 लाख है तो इसके पास तो खुद का एसेट है खूब,
इसने खुद बनाए हुए हैं तो इसकी तो लाइबिलिटी कम है ना। तो इसकी इसकी मरने की जो वो है कैपेसिटी है वो ज्यादा है कि नहीं है? भाई दूसरे बच्चे की नकल मारेगा टेस्ट के अंदर तो बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे, पर जब खुद करेगा, हाँ 5-7 नंबर की नकल मार ले। आटे में नमक चलता है पर नमक में आटा नहीं चलता। चलिए ये सवाल करिए 1 मिनट में, ये रेशो भी खत्म हो गई। सेम वही तरीका है अपना, देसी बैलेंस शीट बनाओ, शेयर होल्डर फंड निकालो, टोटल एसेट निकालो और आंसर निकालो। अभी शेफाली मैम ने शुरू तो नहीं किया ये चैप्टर? चलो बच्चा कम से कम फटाफट तुम्हारे क्लास में हो, याद हो रहा ना साथ साथ? बहुत इजी है तो फटाफट कर लो, फटती तो भैया पार्टनरशिप में ही है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एनसीएल 3 लाख हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ 3 लाख हो जाएगा एनसीएल। और बेटा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो जो ऑनलाइन आएगा ना तो मैं उसको कभी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ना मैं उसके कोई डाउट लूंगा, क्योंकि मैं आप रिकॉर्ड लिखता जा रहा हूँ। आपको एब्सेंट मिल गई होगी आपको सबको जो जो ऑफलाइन आए हैं, राइट अर्नब सतीजा? सर वो तो आज क्योंकि लेट हो गया था। कोई बात नहीं, मैंने तो एब्सेंट लगा दी है। और मैं तो ये देखूंगा जब आपके पेपर आएंगे, सर मुझे डाउट ले लो इस चैप्टर के, मैं डाउट नहीं लूंगा। और डाउट लूंगा तो भी ऑनलाइन लूंगा, ऑफलाइन लूंगा ही नहीं। मैं क्यों बुलाऊंगा, पागल हूं मैं क्या, जो मैं अपनी नींदें हराम करके आ रहा हूं और तुम अपने बेड पे आराम से बैठ के कुर्सी पे कैमरा बंद करके मुझे वॉच कर रहे हो? 0.22 या 22 पॉइंट? हाँ जी, आपको क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। देसी बैलेंस शीट बना अपनी, यहां पे क्या लिखा है? एसएचएफ, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, राइट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। ये हो गए करंट लाइबिलिटी, तेरे को 50,000 दे रखी है। नॉन करंट एसेट तेरे को 3,60,000 दे रखी है। एनसीआई तुझे नहीं दी हुई। करंट एसेट तेरे को दे रखी है 90,000। ये तेरे को टीए मिल गई कि नहीं मिल गई 4.5 लाख की? जब तेरे को 4.5 लाख की टीए मिल गई तो तेरे को पता टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है कि नहीं होती? तो यहां से तुझे एसएचएफ का अमाउंट पता लग गया नहीं लग गया? इतनी देसी जुगाड़, इतना बढ़िया जुगाड़ है कि नहीं है? मिनटों में सेकंडों में सवाल होता है। जितनी देर में किसी की नकल मारी जाएगी ना उससे जल्दी तो सवाल का आंसर आ जाएगा हाथ में। दृष्टि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे, जरा क्वेश्चन नंबर 45 करिए अब। क्वेश्चन नंबर 45, ये सारे सीबीएसई में आए हुए हैं। क्या चीज, कौन से सवाल की बात कर रही है? कर निकाल, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एनसीए के जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर। Non-current assets का आंसर हो सकता है। करो जल्दी करो।
Property, plant, property, plant, equipment. 10 लाख बिल्डिंग भी है क्या? हाँ, ईंधन 10 लाख। बेटा सुहानी, माइक बंद कर दे बेटा, तेरा माइक ऑन है। ये क्या हो गया? एनसीए, 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 सीए, 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 एनसीएल, सीएल करो अभी से। अबे सीए लिखा है। अरे यार ये रहा ना, ये ऊपर लिख दिया ना मैंने। निकाल लिया आंसर? कोई नहीं, कैलकुलेटर यूज करना। टाइम दिख रहा है, रुक जा, यहां दिख रहा है, ये रहा 1:28। मैं तेरे साले फेंक दूंगा तेरे का ये, मैं फोन फान तेरा अब नहीं लेना। तुझे नोटिफिकेशन क्या दिख रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड का नोटिफिकेशन आना है, या तेरे वो कानों पे वो बांधने हैं, जो बांधने हैं तेरी गर्लफ्रेंड ने? क्या कॉम्प्लिकेटेड? तो सही 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 चीजें तो दे रखी हैं। हो गया, चलिए आगे। मतलब 18,10,000 ये है ना? 18,10,00,000 डिवाइड बाई 34,30,000। चलिए आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 46, इलस्ट्रेशन नंबर 46। ये क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, बाकी सब कुछ निकल ही जाएगा। करो इसे फटाफट। हेलो, हाँ एंजल बोलो बेटा।
कितना आ रहा है? चेक करो, 50% बिल्कुल ठीक है। 10 लाख बटा 20 लाख आ गया, प्रोप्राइटरी रेशो भी हो गई। अब आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये पूरी रेशो मैं कराऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का एक पार्ट है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का। एक चीज देखिए, जब भी हम बिजनेस में पैसा उधार लेते हैं तो बनिया बुद्धि यही कहती है, भैया तुमने घरों में देखा होगा, चाहे कोई भी फैमिली हो, वो कहता है प्रिंसिपल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अब जैसे हमारे दादाजी, हम दादाजी के पोते हुए, तो दादाजी के जो हमारे फादर थे वो प्रिंसिपल थे, और हम क्या हैं? ब्याज। है कि नहीं है? तो हमेशा कहते हैं ना, दादे को अपना बेटा प्यारा नहीं होता जितना प्यारा पोता होता है। तो पोते को हमारे हिंदू समाज के अंदर यही बोला जाता है, कोई भी चाहे कास्ट हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से करता हो, तो दादाजी जो होते हैं वो पोते और पोती को बहुत प्यार करते हैं। तो ये कहा जाता है कि असल से मूल से ज्यादा ब्याज से प्यार होता है। मूल मतलब प्रिंसिपल, और ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताती है कि मान लीजिए कंपनी कोई पैसा मांगती है बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा मांगती है, तो कहते हैं प्रिंसिपल तो आएगा 10 साल बाद, अगर 10 साल में पैसा देना है पहले ये तो चेक कर लें कि इसकी ब्याज देने की औकात भी है कि नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है? इसकी ब्याज देने की औकात है कि नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको ये बताता है। और एक चीज और बताता हूं, इसे फार्मूले को कैसे याद करना है। युक्ति, अगर मैं आपसे कोई चीज डिमांड करता हूं या चाहता हूं कि आप वो चीज मुझे दे पाओगे, तो आपको मेरे पास देने से पहले वो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मुझे पता है युक्ति पैसे वाली है और इसके बाद खुला पैसा है और मैं मकान बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा कोई मुझे मना कर दे, करे या ना करे, युक्ति के पास जाऊंगा तो युक्ति के पास पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये पैसे वाली है और ये लोगों को ब्याज पे पैसा देती भी है। तो मैं युक्ति को कहूंगा, बेटा मैं मकान बना रहा हूं, मुझे पैसा दे दे। इसका मतलब मेरे को देने से पहले तेरे पास है, तभी तो दे रही है। अब मैं अंश के पास आ रहा हूं, अंश को पता लग गया कि भाई सर आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए। इससे पहले कि मैं इसके पास कुछ देने मांगने के लिए चाय, इसने मुझे चाय पिलाई, इससे पहले कि मैं अपनी बात को प्रस्तुत करता, ये पहले अपनी छाती पीटने लग गया। ओ सर काम बड़ा मंदा चल रहा है, मर गए, बुरे हाल हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो ऐसे बंदे के पास तो मैं बोलूंगा ही नहीं, अपनी बेइज्जती खुद कराऊंगा। सिंपल बात है, लोग ऐसे भी तो है ना इस दुनिया में। और पता लगता है 2 दिन बाद ये सारा फैमिली ट्रिप मारने जा रहे हैं यूरोप का, और पैसे नहीं थे यार हमारे पास। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है लेंडर को कि आप ब्याज देने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर रेगुलर ब्याज आएगा, प्रिंसिपल तो 6 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, करंट में तो मुझे क्या आएगा? ब्याज देने के लिए कैपेबल है। ये रेशो ये बताती है कि आप कितनी कमाई कर रहे हो ब्याज देने से पहले। मान लीजिए मैं कहता हूं आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आई वो आई लेट से 1,20,000 रुपए, इंटरेस्ट कॉस्ट आई 1 लाख, और आप इंटरेस्ट देने से पहले आपके पास 12 लाख रुपए पड़े थे। खर्चे निकालने के बाद सिर्फ एक इंटरेस्ट का खर्चा नहीं निकाला था आपने। तो इसका मतलब आपके पास मुझे ब्याज देने से पहले 10 गुना पैसे पड़े थे कि नहीं पड़े थे? 10 टाइम्स पैसे पड़े थे नहीं पड़े थे? तो गुना को टाइम्स कहते हैं कि नहीं कहते? मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो किस में आती है? टाइम्स में आती है। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि मुझको देने से पहले वो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, तो मुझको क्या दे रहे हो आप? इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, अरे बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। अब आपको ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे बोलते हैं PBIT।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अब आप ये देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं। अब आपको कई बार, अब से पहले इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। द रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन पे इंटरेस्ट ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स टाइम और नोट। अगर मेरे पास 10 या 12 गुना पैसा होगा तो मैं ब्याज आराम से दे सकता हूं। जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतना आप ज्यादा कंफर्ट होंगे कि नहीं होंगे? वंश गुप्ता, मैं गारंटेड कहता हूं इतनी इंटरप्रिटेशन आपको कोई नहीं बताएगा। वो कहेंगे फार्मूले रटो और काम करो। दूसरा, हायर रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स विदाउट एनी हर्डल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लो रेशियो इंडिकेट दैट फर्म फेस प्रॉब्लम पेइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन, अगर ये लो रेशियो जितनी लो होगी इसका मतलब ब्याज की कैपेबिलिटी कहीं कम है, यानी कि प्रिंसिपल तो दूर की बात है, ये टाइम पे ब्याज भी नहीं दे पाएगा, तो मैं ऐसे बंदे को पैसा, ऐसी कंपनी को पैसा नहीं दूंगा। अब एक बात सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी ओब्लिक आई, और ये रेशियो किस में आती है? अब आपको सवाल के अंदर कई बार गिवन होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, और हमें पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और हमें क्या गिवन होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, और क्या गिवन होगा? टैक्स रेट गिवन होगा। तो मुझे यहां पर दो स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में निकालूंगा, देखिए पहले स्टेप में निकालूंगा, स्टेप नंबर 1 में निकालूंगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फार्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। ये स्टेप 1 से आपको पीबीटी मिल गया। ये क्या मिल गया आपको? पीबीटी मिल गया कि नहीं मिल गया स्टेप नंबर 1 में। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? आप निकालोगे पीबीआईटी। उसका फार्मूला क्या होता है? पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस आई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस, और आई जो होगा वो कौन सा होगा? ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला, ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला। अब एक फार्मूला इसका ये हो गया बेटा सानवी, और एक फार्मूला अगर आपको टैक्स रेट गिवन नहीं है, आपको टैक्स का अमाउंट गिवन है। कई बार क्या होगा, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा और टैक्स का अमाउंट गिवन होगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ेगी तो बिफोर आ जाएगा ना। पहले तुमने टैक्स माइनस कर रखा था बिफोर टैक्स में से। इक्वेशन ये होती है बेटा, इधर देख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होती है इक्वेशन। ये कॉपी करो। वन समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये देख ले मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा।
पार्थ जी आपके स्कूल में क्या चल रहा है? समझ आ रहा है ना? वहां तो तू तो कंपनी में तो झाड़ देगा, तू इनको लटका देगा, तू तो बल्कि टीचरों की गलतियां निकाल देगा। मैडम यहाँ गलती हो गई, मैडम है सर हैं। चलो हो जाएगा ना खत्म इस तरह से हमारा 11 नवंबर तक सिलेबस। अरे भाई उसका मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ ना। फिर तुम्हारे को रिवीजन कराऊंगा फंडामेंटल की, फिर रिविजनरी क्लासेस शुरू होंगी, और वो कोई ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होंगी, सब ऑफलाइन होंगी वो। समझ आ गया सानवी ये? आइए अब सवाल करते हैं। ओ भाई फोन तो छोड़ दो यार, हद मुका दी यार तुम लोगों ने तो। वो बैग में रखो फिर फोन अपने। अभी एक जने को मना किया, तुम फिर चालू हो गए हो। आइए क्वेश्चन नंबर 48, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सिंपल फार्मूला क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ये लिख लिया। अब आपको देखो, आपको सवाल में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला में रखा 3,00,000 डिवाइड बाय, और इंटरेस्ट ऑन किसका? लॉन्ग टर्म लोन का। शॉर्ट टर्म लोन का नहीं लेना, लॉन्ग टर्म लोन 12,00,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है? 1,00,000 डिवाइड बाई में 1,00,000। तो कितना टाइम्स पैसा? ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितनी हो गई? 3 टाइम्स। आंसर समझ आ गया? युक्ति आंसर समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 49 मैं कराऊंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। पहले सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे। आपने फार्मूला लिख लिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेबल, राइट। ये 3 लाइन छोड़ देना, और यहां पर हम वर्किंग नोट स्टेप 1 निकालेंगे। स्टेप 1 में मैंने बोला, पहले आपको यहां पर क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो पहले आप क्या निकालोगे? इसका फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। होता है कि नहीं होता सानवी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा था? 30,000, 100 माइनस टैक्स रेट कितना था? 40, राइट, 40%। तो ये कितना आ गया? 3,00,000 डिवाइड बाई 60, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज हटेगा। तो ये कितना आ गया आपका? सॉरी ये 30,000 था यार, ये कितना आ गया? रुपीस। ये क्या निकल गया आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। अब आपको पता है डिबेंचर का जो ये रेट दे रखा होता है, ये 15%, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये इसका रेट ऑफ, जैसे पिछले सवाल में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा था, ये जो डिबेंचर का जो ये 15% है, ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 15% कितना हो गया? 75,000 रुपये हो गया। वैभव समझ आ रहा है? तो ये बताओ, आपने अब यहां सेकंड स्टेप में क्या निकालोगे आप? PBIT। पीबी, तो PBIT का मतलब क्या होता है? PBT प्लस आई। PBT कितना आया था? आई कितना आया था? तो टोटल PBIT कितना हो गया? और फार्मूले में क्या आएगा? PBIT 1,25,000 अपॉन में 75,000। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया बेटा? 25।
1.67 टाइम्स। कोई डाउट? वन पॉइंट सिक्स सिक्स आएगा ना, तो 67 कर देंगे ना, 2 पॉइंट के 2 डिजिट तक लेना होता है ना। चलूं आगे। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर ध्यान रखना है, आपको इंटरेस्ट किस पे लेना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग पे। तो ये भी क्या है? एलटीवी है, और ये भी क्या है? दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरिंग है कि नहीं है? दोनों के इंटरेस्ट को लेके प्लस करके, हाँ, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दोनों इंटरेस्ट जुड़ेंगे, और डिनोमिनेटर में दोनों इंटरेस्ट आएंगे। शॉर्ट टर्म का लेना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का लेना है। सानवी समझ आ सानवी, हाँ सानवी समझ आ गया? यार तुम्हारे चक्कर में तो गजनी बन गया यार मैं तो। करो ये फटाफट। दृष्टि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या दोबारा बताऊं? हाँ, इसमें तो निकालना पड़ेगा ना। 1 लाख का 15,000 पे इंटरेस्ट जो कितना आएगा लॉन्ग टर्म के ऊपर? 15,000 एक आएगा, और दूसरा इंटरेस्ट दो लॉन्ग टर्म बोरिंग थे ना, तो 12,000 एक आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट 27,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब तू प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगी, उसमें इंटरेस्ट कितना जोड़ेगी? 27। भाई पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल, वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन टैक्स रेट निकालेगी, वो तेरा पीबीटी आ गया। उसमें आई जोड़ते हैं, आई टोटल कितना है? 27, वो जोड़ देगी, फिर डिवाइड कर देगी 27 से। हाँ, करके देखो आप। नवम गोयल समझ आ रहा है? यस सर। प्रीशा धूपर? Yes, sir. हाँ इतना ही देख ले कितना आ रहा है, 8.33, 7.1 करके आ रहा है। मुझे बता ऊपर कितना आ रहा है? पीबीआईटी कितना आ रहा है? 227 को 27 से डिवाइड कर बेटा। आंसर चेक करो यार, ये लो 8.4 टाइम्स। ये आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां तक? डिनोमिनेटर में कहाँ ऐड करते हैं? इंटरेस्ट ही तो चाहिए। आंसर फार्मूला क्या होता है? पीबीआईटी ऑब्लिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 27 था कि नहीं था? तो वहां तो ना टैक्स टैक्स का कुछ चक्कर है, वहां तो खाली सूखा इंटरेस्ट चाहिए। ये नहीं समझ में आया? इधर देख, आपको क्या निकालना है दृष्टि बेटा? इंटरेस्ट कवरेज निकालनी है। पहले तू फार्मूला लिख, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी ऑब्लिक इंटरेस्ट, राइट? तुझे क्या दे रखा है?
यहाँ पे वर्किंग नोट बना, तुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो पहले स्टेप में तू क्या निकालेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगी। उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 माइनस टैक्स रेट, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था तेरा, 1,20,000 था, यहां लिख 1,20,000 इंटू 100 माइनस 40, तो ये 2 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने तुझे इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया था। पीबीआईटी का मतलब क्या होता है, पीबीटी प्लस आई है। ये कितना आ गया था, 2 लाख, प्लस आई कितना था, एक था 15,000 क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, और एक थी 12,000। ये टोटल आई आ गया कि नहीं आ गया दृष्टि। तो ये कितना आ गया आपका 227 आ गया, ऊपर का मिल गया 227 और आई आ गया 27, तो 8.4 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। कोई दिक्कत, चलूं आगे, दृष्टि अब समझ आ गया, आ जाओ। ये रेशो इस बार ऐड हुई है, ये रेशो इस बार ऐड हुई है आपके सिलेबस में। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसी टाइप का रेशो आ गया बेटा वंश। इसका फार्मूला क्या बनेगा बता, अगर बनाना चाहें तो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आ गया मैंने क्या बोला, कोई भी रेशियो अगर x टू y की फॉर्म में होगी तो उसका फार्मूला बनेगा x अपॉन y। अब डेट तो आपको पता लग गया, डेट का मतलब तो होता है लॉन्ग, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब मुझे आपको सिखाना है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्या सिखाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 मिनट का मैं आपको ब्रेक देता हूं, फिर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सिखाता हूं। पानी पुनी पीना पी लो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे तसल्ली से तुम्हें डिस्कस करना है। पानी क्यों, बैग क्यों लेना है, बंदी नाच रही है क्या उस बैग में, फोन नहीं दूंगा। ये क्या मतलब है, मैं एक को समझाता हूं दूसरा बिगड़ लेता है। 1 मिनट का ब्रेक का मतलब ये थोड़ा ना दिया है दिमाग को रेस्ट देना है। अबे भाई रख ले इसे तू, अबे बैग में रख इसे, पानी पीने के लिए बोला है। रहने दो, तुम्हें आराम नहीं करना, मैं ही कराता हूं अब। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड मैं कितने अच्छे से समझा दूंगा और कोई टेंशन नहीं होगी। और समझाएंगे किससे, अपना देसी जुगाड़ से। देसी जुगाड़ बेस्ट जुगाड़ है हमारा।
ये हमारी देसी बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत यहां तक वंश? अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, राइट? तो ये जो शेयर होल्डर होता है ये कौन सा पैसा होता है? अपना पैसा होता है। और जो नॉन करंट लायबिलिटी से जो पैसा लिया होता है वो कौन सा होता है? बाहर वालों का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जो मैंने व्हाइट में लिखा, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। एक बात याद रखना, हमने पार्टनरशिप में भी कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था ना वंश, वहां पर एक फर्क था, वहां पर हमने आउटसाइड लायबिलिटी को कंसीडर नहीं किया था। पर जब हम कंपनी अकाउंट्स के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी में कौन सी लेते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस अप्रोच को बोला जाता है लायबिलिटी अप्रोच। इस अप्रोच को क्या बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला किसके अप्रोच से? लायबिलिटी अप्रोच से। किसके अप्रोच से? तो इसका मतलब मैं अगर फार्मूला बनाऊं वंश, अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या बन गया? अगर मैं कहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या बन गया, अगर देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे ऊपर ले जाता हूं, मैं फिर नीचे ले आऊंगा। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बनाता हूं कौन सी अप्रोच से? लायबिलिटी अप्रोच से अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल बन गया कि नहीं बन गया? पहले उतारना नहीं है, पहले समझ लो बन गया कि नहीं बन गया। कोई डाउट इसमें? नवम कोई डाउट? No, sir. प्रीशा कोई डाउट? नो सर। आइए अब इधर देखिए, फिर आइए अब ये देखिए, आपको पता है बैलेंस का टोटल बराबर होता है। तो ये बताइए, अगर ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है इसे आप मिटा दो, बैलेंस का टोटल बराबर होता है कि नहीं होता? तो ये बताओ, अगर मुझे इस अप्रोच से निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। युक्ति दिक्कत तो नहीं है? क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? इसको ये लिख सकता हूं मैं, यहां देखिए लिख सकता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसे और कर देता हूं नीचे। मैं यहां पर एक अप्रोच ये लिख सकता हूं बेटा, एनसीए एनसीआई प्लस करंट एसेट्स माइनस, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? अब मैथमेटिक्स में देखो यार, मैं कह रहा हूं मत उतार, मैं लिखवा रहा हूं, समझ ले पहले। अब देख, एक फार्मूला ये भी बन गया कि नहीं बन गया? एनसीए प्लस एनसीआई, और तुझे पता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किसके इक्वल होती है? वर्किंग कैपिटल के, नेट वर्किंग कैपिटल के बराबर होती है कि नहीं होती? ये भी एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? और तीसरा, तुम्हें पता है इस सबका टोटल क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बन गया कि नहीं बन गया? बता, याद करने की जरूरत हुई हमारे को? बहुत बढ़िया देसी जुगाड़ है कि नहीं है? नवम समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब अगर मैं इसके दूसरे फार्मूले बनाऊं, इधर देखिए, मैं अगर इसके दूसरे फार्मूले बनाऊं तो ये देखिए आप, ये मैंने क्या कहा था आपको? ये मेरी कौन सी अप्रोच हुई? अब आ जाओ, अब अगर मैं बोलूं कि बेटा एसेट अप्रोच से निकालना तो कैसे निकालोगे? ये हो गई। अब यहां पे कौन सी अप्रोच ले लूं मैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या बन गया? नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहां क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। और क्या बन सकता है? इधर देखो, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, एनसीए प्लस एनसीआई प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है इसका टोटल किसके बराबर होता है? टोटल एसेट, सानवी समझ आ रहा है बेटा? माइनस
करंट लायबिलिटी। समझ में आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड खत्म। डेट आपको वहां अब नोट कर लो। ये देसी जुगाड़ वाली बैलेंस शीट जरूर याद करना। लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लोगों को लोन्स दे रखा है वो मैं यहां लिख देता हूं पहले फिलहाल। यहां जो मैंने मिटाया था इसलिए मैंने व्हाइट कलर से अलग लिखा कि नहीं लिखा, ताकि दूर से समझ आ जाए। एक मिनट में याद हो गई कि नहीं हो गई? आ गए पिकनिक मना के तुम्हारे यहाँ के? हाँ तो नशा उतर रहा होगा अब तो इनका, थकावट हो रही होगी इनको। कुछ बताया? हाय, टांगे दर्द कर रही हैं, शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा कैसे? बताइए, ये समझ यहाँ ये उतारो। ये किसके फार्मूले हमारे? करो कॉपी फटाफट। ड्राइव करना आ गया कि नहीं आ गया वंश गुप्ता? ड्राइव करना आ गया, सब कुछ आ गया। लोग रट्टे मारते हैं, मेरे को समझ नहीं आता रट्टा क्यों मारते हैं इसका। नवम समझ आ गए फार्मूले दोनों? Yes, sir. पर काम तो तुम करते नहीं नो इतना बढ़िया करने कराने के बाद भी। नहीं नहीं, बाकी आईपी वाले तो भाई निखत हो रहे हैं ना सारे के सारे। इनको कूटूंगा मुर्गा बना के यहाँ पर। मुर्गे पे बात आई, कल एक चुटकुला आया हुआ था। एक मुर्गी ना दूसरी मुर्गी के पैरों में हाथ लगा रही है, कह रही अच्छा किया मनराते खत्म हो गए, ले ले आशीर्वाद, कल को तो कटना ही है। चलिए अब हम सवाल करते हैं। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बताता है? लो रेशो। इसका मतलब ये है कि आपने जितना पैसा ले रखा है उसमें लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा कितना है, राइट? इसका मतलब ये रेशो जितनी हाई होगी उतना रिस्की होगा, और जितनी लो होगी उतना बढ़िया होगा। तो आइए ये देखिए क्या लिखा है। लो रेशो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द लेंडर, कि भाई हमने जो टोटल बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन कम है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जितना कम कंट्रीब्यूशन होगा उतना हम सिक्योर्ड होंगे। यानी कि सीधी सी बात है भाई, दूसरे के भरोसे रहेंगे तो डूबेंगे डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। दूसरा, हाई रेशियो हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपने
फाइनेंशियल लीवरेज किया था, ऑपरेटिंग लीवरेज किया था, नहीं किया था बीएसटी में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी किया होगा। वंश जी को शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है, हुआ नहीं है, एनीवे हो जाएगा। तो आइए सवाल देखिए, डेट आपको दे रखा है 5 लाख, इक्विटी आपको दे रखी है ये, हमें क्या निकालना है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट हमें लॉन्ग टर्म लेना है, ये डेट अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये लॉन्ग टर्म मान लेंगे। कितना आ गया, 5 लाख डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लायबिलिटी अप्रोच वाली है, तो एनसीएल प्लस एसएचएफ मेरा इक्विटी, इक्विटी मतलब एसएचएफ हो गया कि नहीं हो गया, और ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। ये दोनों मिला के टोटल बिजनेस में पैसा कितना लगा, तो बताइए 0.56:1 की रेशियो आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत वैभव? चलिए अगला सवाल बेटा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला लायबिलिटी अप्रोच से क्या होता है, एनसीएल। तो ये एसएचएफ है कि नहीं है, इक्विटी एसएचएफ का पार्ट है, और ये डेट तेरा नॉन सीएल एनसीएल है कि नहीं है, तो दोनों को जोड़ दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बी। अब आप ये देखो, मैं दोनों तरीके से निकालना सिखाऊंगा आपको। मुझे कौन सी रेशियो निकालनी है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं दोनों तरीके से निकालता हूं। पहले बता, ये मेरी डिबेंचर, ये नॉन करंट लायबिलिटी है कि नहीं है, ये मैंने 8 लाख लिख दिया, ये डेट हो गया कि नहीं हो गया वंश, डिवाइड बाई क्या चाहिए मेरे को, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो मैं लायबिलिटी अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाता हूं और एसेट अप्रोच से भी निकालता हूं। तो बता, 12 लाख तो क्या हो गया, एसएचएफ हो गया, और 8 लाख नॉन करंट, 20 लाख आ गया कि नहीं आ गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा लायबिलिटी अप्रोच से निकल गया। अब आजा एसेट अप्रोच से, मेरी टोटल एसेट कितनी थी, 25 लाख। 25 लाख में से क्या माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटी, तो 20 लाख तब भी आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया, और डेट तो वही रहेगा, कोई डाउट? बताओ, समझ आ गया वंश, युक्ति समझ आ गया? चलें आगे, नवम समझ आ गया? Yes, sir. दृष्टि समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1 घंटा इस रेशो पे लगाएंगे हम, 50 मिनट खाली यही रेशो होगी। ये रेशो करते ही हमारी 70% रेशो का बर्डन कम हो जाएगा हमारा। उसके बाद बहुत आसान है, ये रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस रेशो का रिलेशन बहुत जगह आएगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशो इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। पहले मैं मतलब समझाता हूं इसका, शुरू करूं? अभी मैं जर्नल लेमैन में बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो देख, तो ही तो रहा था मैं। ध्यान से सुनिए, एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी बेचारा मोटापे से परेशान था। वो डॉक्टर के पास जाता है, कह रहा जी मुझे अपना मोटापा कम करना है। तो डॉक्टर कहता है भाई, एक तो अपनी डाइट का चार्ट तेरे को बना के देता हूं, और सवेरे पार्क के चक्कर लगाने हैं तूने, राइट? और इस इंसान का नाम है, इसने फेयरवेल में स्मार्ट बनना है। कोई बात, स्मार्ट बनना है, फेयरवेल आज से 6 महीने बाद आनी है। ये डॉक्टर के पास जाता है, कह रहा सर मेरी ना क्लास में लड़कियां मुझे ना मोटू कहती हैं, और कोई पसंद नहीं करती। मैं उन्हें बहुत डोरे डाले, पर कोई डोरा डलता ही नहीं है, लंगर डलता ही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा पहले तो एक काम कर, पहले तो अपना वजन कम कर। थुलथुले आदमी से कोई बात नहीं करता।
कह रहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई तेरे घर के पास एक पार्क है कि नहीं है? कह रहा हाँ है। कह रहा उसके चक्कर लगा, खाली पेट रह, पानी ज़्यादा पी, गर्म पानी पी और चक्कर लगा। तो ये बाबूजी पार्क में जाते हैं कल सुबह से, ये यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कितना हो गया? एक चक्कर हो गया। एक और हो गया। ऐसे ये 3 चक्कर लगाते हैं और 3 चक्कर के बाद कहते हैं 10 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वजन देखता है 10 दिन पहले इसका वजन था 90 किलोग्राम, है इतना वेट तेरा? हाँ देख 90 किलोग्राम वजन था। 10 दिन बाद ये गया, वजन कम हुआ 89 kg 900 ग्राम, 100 ग्राम कम हुआ। डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई क्या कर रहा था तू? कह रहा डॉक्टर साहब आपको मैंने बताया था ना, मैंने चक्कर तो लगाए हैं। कह रहा कितने लगाए हैं? कह रहा 3, यानी कि 3 टाइम चक्कर लगाए इसने एक्टिविटी करी ये एक्टिविटी करी कि नहीं करी? तो बताओ जितनी भी एक्टिविटी होगी वो टाइम्स में आएगी कि नहीं आएगी? बेसिक फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसने शरीर की एक्टिविटी करी है, टिंग 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 टिंग। और हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटी होगी वो हमारे रिसोर्सेज की एक्टिविटी होगी। यू गॉट माय पॉइंट? तो वो एक्टिविटी भी किस में आनी चाहिए? तो पहले ये बात तो समझ में हो गई, क्लियर आ गई कि जो एक्टिविटी रेशियो होती है वो टाइम्स में आएगी। इसने 3 चक्कर लगाए। नवम गोयल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कहा था कि यहाँ पर हम अकाउंट्स के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो वो चीज़ प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक्टिविटी का मतलब, जैसे डॉक्टर ने कहा मोटे आदमी को चक्कर लगाने के लिए इसका वजन हुआ 100 ग्राम कम, और इससे पूछा कि भाई क्या खाया था? कह रहा सर वही जो आपने सवेरे कहा था, सवेरे मैंने दाल का पानी पिया, पल्स का दाल का सूप पिया, पानी सूप दाल का पानी पिया। दोपहर को मैंने एक सेब एक केला खाया। अच्छा जी यार फिर क्यों नहीं तेरा वजन कम हुआ? अच्छा तूने रात को क्या खाया था? कह रहा रात को सर बटर चिकन खाया था। आपने सवेरे की बताया था ना, रात को तो आपने कुछ बोला ही नहीं है। कह रहा तेरा वजन कभी कम नहीं हो सकता, जितना मर्जी कर ले, जितनी मर्जी एक्टिविटी कर ले, तेरा वजन कम नहीं होगा। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, करंट असेट्स, डेटर, जो मूवेबल होते हैं, उनकी भी तो एक्टिविटी होती है कि नहीं होती? इसलिए एक्टिविटी रेशो किस में आएगी? टाइम्स में आएगी। अब सबसे पहली जो एक्टिविटी रेशो में आती है, तो पहले एक्टिविटी रेशो जितनी हाई होगी उतना ज्यादा मजेदार होगा, राइट? तो आइए जरा प्रकाश करते हैं। देखो एक्टिविटी रेशो बेसिकली रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस और कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस मेक मोर सेल्स और टर्नओवर। एक्टिविटी रेशो आर हेल्पफुल measuring the ability of the enterprise for using the resources efficiently। यही बात बोली थी मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है नवम? Yes, sir. प्रीशा धूपर समझ आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब हायर एक्टिविटी रेशो का मतलब क्या हुआ? कि तुम अपने रिसोर्स को बेटर यूज कर रहे हो, इंडिकेट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। और इसमें आपकी मेन रेशो कौन कौन सी आती है? द फर्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। सेकंड इज डेटा टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और चौथी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो 4 तरह की रेशो हो गई है। तो आप इसे लिखिए, नोट करिए एक्टिविटी रेशो क्या हुई। अब मैं तुम्हें 11वीं क्लास में लेके जाऊंगा।
हैं? 11वीं क्लास में लेके जाऊंगा तुम्हें। सर पुराने जख्म हरे करूँ, आज मैं तुम्हारे पुराने जख्म हरे कर दूंगा। क्या सर जख्म तो थे ही नहीं, हरे क्या करोगे? तो 4 तरह की रेशियो होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो एक्टिविटी कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, थर्ड ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आज ये चारों रेशियो खत्म हो जाएंगी, पर आज नहीं, स्टॉक टर्नओवर ही करेंगे आज हम। खाली इतना ही उतारना है, ये नहीं उतारना अभी। 4 तरह की रेशियो होती है। स्टॉक टर्नओवर, जिसे इन्वेंटरी टर्न, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंटरी टर्नओवर है। अब इधर देखिए आप, द फर्स्ट रेशियो इज स्टॉक या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब देखिए, कई बार आपने सुना होगा, ध्यान से सुनिए, ऑफलाइन वाले बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं कि वो ध्यान है कि नहीं है। नवम सुन रहा है बेटा? Yes, sir. प्रीशा ऊपर सुन रहे हो? यस सर। क्योंकि मेरे लिए 2 बच्चे ही हैं क्लास में जो ऑनलाइन है, बाकी सब निखाद हैं। ना ही मैं किसी को एड्रेस करूंगा, बहुत कर लिया, बहुत इनके साथ कोऑपरेशन कर लिया। सो बेटा आराम से, ध्यान से, अच्छी तरह तकिया लगा के, और नीचे तकिया लगा ले और आंखें कर ले बंद, सोच। रहने दे, आगे नहीं बोलूंगा। तो आप ये देखिए, कई बार आपने लोगों से सुना होगा, जो मोबाइल इंडस्ट्री है या जो होम अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो क्या कहते हैं? मोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं यार हमारा ना मार्जिन बड़ा पतला है, बहुत कम है। राइट? यार हम तो 100 रुपए के ऊपर मोबाइल बेच देते हैं, या हम 200 रुपए के ऊपर मोबाइल बेच देते हैं, 200 रुपए का मार्जिन रख के मोबाइल बेच देते हैं। पर शाम तक कमीने 5 करोड़ की सेल कर लेते हैं। 5 करोड़ रुपए की, नाम का क्या है? और यार धंधा क्या है यार, 200 रुपये मोबाइल बचता है, और शाम तक 5 करोड़ के मोबाइल बिक गए। यानी कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक था, आपके पास रॉ मटेरियल था, आपने उसे बनाया, उसे कन्वर्ट करा फिनिश गुड्स में, उसे बेचा, फिर पैसे इकट्ठे करे। यानी कि आपने अपने स्टॉक को 1 साल में कितनी बार रोटेट करा, घुमाया। एक सब्जी वाला है, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जर्नल मतलब सिंपल लेमैन वाला। एक सब्जी वाला है, सवेरे 10,000 की सब्जी रखता है, और वो हमारी सोसाइटी के अंदर आता है, और 10,000 की सब्जी फटाफट 1 घंटे में बिक जाती है। फिर वो मंडी जाता है, फिर 10,000, अब 13,000 की सब्जी मिली उसे, उसने 10,000 की सब्जी 13 में बेच दी। अब 13 की सब्जी लेके आया, 13 की सब्जी फटाफट 7 वाली सोसाइटी में 16 की बेच दी। फिर और मार्जिन पतला, 2 रुपए किलो पे आलू बेच देने हैं, 3 रुपए पे प्याज बेच देने हैं। शाम तक ऐसे वो 10 बार मंडी जाता है और 10 बार सब्जी बेच देता है। राइट? और 6 महीने बाद देखो, वो रेडी वाला बंदा जो है अब एक दुकान लेके बैठ जाता है। यानी कि उसने अपने स्टॉक की रोटेशन बार बार करी कि नहीं करी? ये एक्टिविटी करी कि नहीं? बार बार मंडी गया, स्टॉक लाया, कैश में कन्वर्ट करा, फिर मंडी गया, कैश में कन्वर्ट करा। तो बताइए उसकी ग्रोथ हो गई कि नहीं हो गई? वो रेडी से दुकानदार बन गया कि नहीं बन गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक टर्नओवर क्या बता रहा है कि आप 1 साल के अंदर अपने स्टॉक को कितनी बार कैश में, कैश से फिर स्टॉक में, स्टॉक से कैश में, कितनी बार उसको कन्वर्ट करते हो, आप रोटेट करते हो। जैसे एक घड़ी एक दिन में 2 बार 12 बजाती है कि नहीं बजाती? वो 2 टाइम्स 24 घंटे में 2 टाइम रोटेशन करती है कि नहीं करती एक दिन में?
ऐसे स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताती है कि एक साल के दौरान आपने अपने स्टॉक को कितनी बार घुमाया, यानी कि स्टॉक को कैश में, कैश को स्टॉक में, स्टॉक को कैश में, कैश में स्टॉक को। जैसे बनिया आदमी अगर अपने ससुराल जाता है तो उसे तिलक लगता है, तिलक लगने के साथ उसे हर बंदे की हैसियत के हिसाब से 1100 या 2100 रुपए का टीका लगता है। उसने देखा कि मेरे साल में एक साल बाद जब उसने पत्नी से पूछा कि जो मेरे को टीका लगा था उसके कितने पैसे हो गए, उसने कहा 11,000 हो गए। और एक टाइम में उसे कितने पैसे मिलते थे टीके के लिफाफे में? 1100। इसका मतलब वो अपने ससुराल कितने टाइम्स गया? उसने अपने ससुराल के कितने चक्कर मारे? है? बनिए 10 चक्कर मारे कि नहीं मारे? 10 चक्कर में बंदे ने 1100 ले लिया। ये उसकी ससुराल की जाने की एक्टिविटी थी कि नहीं थी? सानवी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप लोग अपने नानी हाउस जाते हो ना, भाई देख, बुआ चाहे पैसे दे ना दे, चाचू चाहे पैसे ना दे ना दे, मामे पैसे और नानू पैसे जरूर देते हैं, और अच्छे खासे देते हैं। तो इसलिए नानी हाउस जाना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू बुआ घर एंड चाचू घर। ये एक सिंपल है कि नहीं है बात? हर घर घर की कहानी है ये। तो आइए, ये स्टॉक टर्नओवर आपको ये बताता है कि एक साल में आपने कितना स्टॉक टर्नओवर, अपना स्टॉक कितनी बार कैश में रोटेट करा। तो इसका रिलेशनशिप बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा आपको, ये देखिए, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम पुराने जमाने में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे, एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ टाइम स्टॉक इज टर्न इन सेल ड्यूरिंग द ईयर। आपने स्टॉक बनाया, सेल करी, बेचा, फिर स्टॉक बनाया, सेल करी, बेचा, तो आपने स्टॉक को सेल में कितनी बार कन्वर्ट कर करके आपने कमाए। तो ये भी टाइम्स में आएगा कि नहीं आएगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नोट करो फार्मूला ये। अब आपको यहां पर ये अब 11वीं के फार्मूले में लेके चलता हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं आपको 11th में लेके जा रहा हूं, 11th में लेके जा रहा हूं। ये हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट।
ये कुछ याद है आपको? नवम, ये याद है? नवम, क्या सर? ये ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा याद है? सर समवट। बेटा ट्रेडिंग का परफॉर्मा याद है आपको? यस सर, यस सर। प्रीशा ऊपर ऐसा कुछ पढ़ा था बेटा? Yes, sir. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला याद करने का तरीका क्या है? आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपका फार्मूला याद है आपको? आप क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तीन अप्रोचेज होते थे। पहले मैं 2 अप्रोचेज बता रहा हूं, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का बताया था। तो ये बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस, और इन दोनों को क्या बोला जाता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हरे हरे हैं कि नहीं है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन होती थी कि नहीं होती थी? 11 में पढ़ी थी आपने। ये बात समझ में आ गई? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और आपको ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों तरफ का बैलेंस बराबर हो गया अगर जीपी आ गया तो। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? ये देखो, दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? नेट सेल्स माइनस, ये डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? पंच गुप्ता समझ आ गया? तो मेरी डेफिनेशन क्या बनी, इसे नोट कर लिया? तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की। ये नोट करना, नोट करने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही हुआ है आपको। तो फार्मूला क्या बन गया इधर देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे मैंने पुराने जमाने में क्या बोलता था? कॉस्ट ऑफ। इसकी 3 डेफिनेशन है। मैं हर मौके पे चौका लगाऊंगा कि मुझे कौन सी डेफिनेशन को यूटिलाइज करना है। तो फार्मूला क्या बन गया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, ये डेफिनेशन बन गई। और क्या बनी? और क्या बनी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। राइट सानवी, समझ आ रहा है बेटा? और तीसरी डेफिनेशन और क्या बनेगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ये नोट करो आप। आ गया समझ में? युक्ति कर लिया कॉपी? दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? दूसरा क्या रह गया? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रेशियो है, क्योंकि कल को जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे तो वहां हमें जीपी रेशियो निकालनी पड़ेगी।
तो कई बार जीपी रेशो के लिए हमें ये वाली डेफिनेशन भी यूज करनी पड़ सकती है, इसलिए ये रेशो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है जीपी रेशो के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है सानवी? गुप्ता जी आइए अब सवाल को करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 51, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज का फार्मूला क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 45,000 आ गया, 4 टाइम्स आ गया। कोई दिक्कत सानवी? कोई दिक्कत बेटा? ये तो बिल्कुल टुच्चा सवाल था, सिर्फ फार्मूला दिखाने के लिए। अगला सवाल मैं कराऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं फार्मूला क्या लिखूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज। सानवी समझ आ रहा है बेटा? नवम समझ आ रहा है? Yes, sir. अब मुझे 2 टांगे चाहिए। अब मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां से तो मुझे एवरेज इन्वेंट्री पता लग जाएगा। कितना हो गया? 5 5 10 1 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया बावलो? 50,000 आ गया। अब मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। अब मुझे जो इंफॉर्मेशन है वो मैं डेफिनेशन नंबर 1 से यूज कर सकता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 प्लस नेट परचेजेस में देखो, परचेज रिटर्न तो कहीं नहीं दे रखी, परचेजेस 1,15,000 राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस 35,000। कैरेज इनवर्ड, अगर यहाँ आउटवर्ड लिखा होगा तो हम नहीं लेंगे, खाली कैरेज लिखा होगा तो इनवर्ड मानते हैं। अगर कैरेज आउटवर्ड होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो P&L में डेबिट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैरेज इनवर्ड कितना आ गया? 10,000। बताइए आपको सर कैरेज फ्रेट इनवर्ट को भी डायरेक्ट ही मानेंगे ना? किसको? फ्रेट इनवर्ट को अगर दिया हो तो। क्या दोबारा बोलो? फ्रेट इनवर्ट। हाँ फ्रेट इनवर्ड, खाली फ्रेट लिखा हो या इनवर्ड लिखा हो उसे भी डायरेक्ट मानेंगे हम। तो ठीक आप है ये सर। बताइए आपका कितना आ गया? 145, 160, 160, 170, 2,05,000 आ गया आपका। ये ऊपर 2,05,000 लिख दिया तो 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया? अरे सॉरी, हाँ यस यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भूल गया। माइनस क्या करेंगे इसमें से? क्लोजिंग कितना था तो COGS कितना आ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाग रहा है सिलेबस अब, हैं धड़ 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 धड़। देख लिया ना तुमने, मैंने हाफ ईयरली में तुमने मेरा क्या बुरा हाल किया है। मुझको चमत्कार दिखाने की जगह मेरा बलात्कार कर दिया तुम लोगों ने सबने। सही बात है, नंबर लेके नहीं आओगे तो मेरा बलात्कार ही होगा, 3 इडियट की तरह चमत्कार दिखाने की जगह। और वो वीरू सा वो कहता ना, जो चमत्कार करने की शक्ति सतीश सर में है वो तुमने बदल दी। आइए 3 टाइम्स आ गया। चलिए अब ये रेशो कराऊंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 53, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आप ये देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री, राइट। आपको रेवेन्यू एवरेज इन्वेंट्री कितना नीचे का, मुझे लैग मिल गई 82,500। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। तो मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फार्मूला क्या लगाऊंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, यहाँ पे लॉस दे रखा है, ग्रॉस लॉस 10%। तो रेवेन्यू ऑपरेशन कितना था? 6 लाख था,
लॉस कितना था 10% ऑफ 6 लाख, 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000 आ गया यहां पर। आंसर निकालो कितना आ रहा है, कितने टाइम्स आएगा। युक्ति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा है पूरा 8 टाइम्स। वैभव खन्ना जी आ गया कि नहीं आ गया, अंश, नवम गोयल, प्रीशा धूपर आ गया कि नहीं आ गया, Yes, sir. कोई डाउट यहां तक, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 54, a trader carries an average stock of 50,000, his stock turnover ratio is 6 times, he sell goods at a profit of 20% on, find out the profit, profit मतलब बोले जीपी। तो आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज स्टॉक कितना दे रखा है आपको 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी 3 लाख आ गई। और हमें प्रॉफिट चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होता है, इधर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स, इधर देखो मैं यहां लिख रहा हूं, हमारा ये वाला फार्मूला होता है कि नहीं होता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, आरएफओ कितना था, नहीं नहीं मेरी बात सुन, मुझे आरएफओ नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूं, आरएफओ को एक्स मान लूं और जीपी किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है, सेल बोले तो आरएफओ कितना है, एक्स का कितना है, ये 20% है, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो आरएफओ की वैल्यू आ गई और उसका 25% निकाल दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख, एक्स माइनस एक्स बाई 5, 5x माइनस एक्स बाई 5, 4x बाई 5, ये आ गई सेल की वैल्यू और जीपी क्या हो जाएगा इसका 1/5, बताओ 75 जीपी आ गया कि नहीं आ गया। अंश कोई दिक्कत, नवम कोई दिक्कत, No, sir. कुछ भी कर लो यार। इशिता समझ आ गया, अब तुम खुद निकाल के देख सकते हो इसे, ये लो मैंने दूसरे तरीके से निकाला, इसने दूसरे तरीके से निकाला है, आप अपने हिसाब से आंसर निकालो। हो गया सानवी, समझ आ गया, आइए आगे। अभी मैं इस तरह के सवाल नहीं करा रहा, ये कराऊंगा 58 से कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इस तरह के सवाल। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर चाहिए, देखिए मैंने क्या बोला, जस्ट लाइक मेरे को आप आंसर मत देखो, मैं करा रहा हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू ये आ गया बेटा, ये फार्मूला लिख दिया मैंने,
यस और नो? लिख दिया मैंने ये। अब आ जाओ, मुझे क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो यहां से मुझे एवरेज मिल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 2 लाख बटा 1। ये मेरे को एक नीचे की टांग मिल गई, 1 लाख मिल गई कि नहीं मिल गई? वंश मिल गई कि नहीं मिल गई? अब मुझे चाहिए सीओजीएस। आपको पता है सीओजीएस का फार्मूला क्या होता है? यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? सीओजीएस इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। लगेगा नहीं लगेगा? अब यहां पे आरएफओ कितना दे रखा है आपको? 6 लाख रुपए दे रखा है। अब याद रखना, अगर जीपी रेशो खाली अकेली ये नहीं लिखा होता, ये अगर नहीं लिखा होता, तो बाय डिफॉल्ट जीपी रेशो हमेशा रेवेन्यू ऑपरेशन पे मानी जाती है। पर अगर आपको यहां वर्ड क्या दे रखा है? अंडरलाइन द वर्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको यहां पर कॉस्ट को एक्स मानना है, तो जीपी क्या हो जाएगा? एक्स का, तो यहां पे आपको एक्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? कितना आ गया ये? एक्स प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 6 लाख। तो 6x, तो कितना आ गया आपका? है? हाँ, तो ये कितना आ गया? 5 लाख आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? 5 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत युक्ति दृष्टि? कोई दिक्कत? नवम कोई दिक्कत? No, sir. हो गया ये भी? चलूं आगे? हो गया युक्ति? कोई दिक्कत? अब जरा मुझे ये वाला सवाल मैं और करता हूं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 58। अंडरलाइन द वर्ड, ये समझा रहा हूं, बाकी तुम खुद करोगे। हमें क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। आपको इसका मतलब क्या है? स्टॉक इज द बिगिनिंग वाज 1.5 टाइम्स मोर देन स्टॉक एट द, अगर मैं ये कहता हूं लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा बेटा? 1.5 एक्स प्लस एक्स। 1.5 अंडरलाइन द वर्ड मोर देन, 1.5 टाइम्स नहीं है, तो एक्स का 1.5, तो ये ओपनिंग 1.5 डेट इज कितना हो जाएगा? 2.5x। निकालो वैल्यू। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया सानवी? मैथ्स के बच्चे हो तुम। अंडरलाइन द वर्ड, यहां ये नहीं लिखा स्टॉक इज द बिगिनिंग वाज 1.5 टाइम्स देन द स्टॉक, अंडरलाइन द वर्ड मोर देन। तो अगर ये x है तो इसका 1.5 टाइम्स मोर देन हुआ किससे? तो x से 1.5 टाइम मोर देन होगा तो 2.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा वंश? मेरी बात समझ में आ रही है? नवम, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. करो, निकाल के दिखाओ मुझे अब ये, मुझे निकाल के दिखाओ ओपनिंग इन्वेंट्री अब और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यार आपका फार्मूला क्या आ जाएगा? आप एक काम करना, एक चीज करना, सुन दिखती, पहले एवरेज इन्वेंट्री अलग से निकाल ले। पहले एवरेज इन्वेंट्री, तो तुझे एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है? तुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रखा 5, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन रखा 5 लाख। पहले एवरेज इन्वेंट्री अलग निकाल ले। यहां मत पुट करियो, यहां मत पुट करियो तो घचड़ मचड़ हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई तेरी? अब इसे यूज करियो। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इसे यूज करियो। एवरेज इन्वेंट्री तेरी कितनी आ गई? 1 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 2.5x। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? डिवाइड बाय 2। एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यहां मत खचड़ पचड़ करियो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
गुप्ता जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्रिस सैगल समझ आ गया? चेक कर लेते हैं अभी। अंश समझ आ गया कि नहीं आ गया? दृष्टि, चेक कर लें। ये तेरा x की वैल्यू, x किसका था तेरा? क्लोजिंग था। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके तो ओपनिंग आ जाएगा। आंसर चेक करो। 57,142 और ओपनिंग इन्वेंटरी इसका 2.5 गुना इसके अंदर ऐड कर देगी तो आ जाएगा। निकालो आंसर। वंश गुप्ता जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? सानवी, कोई डाउट? युक्ति, कोई डाउट? यार ये हमने x की वैल्यू यहां से नहीं निकाली। क्लोजिंग आ गया, कितना आ गया? तो तू इसको 57,142 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर ले। 2.5x था कि नहीं था? ये क्लोजिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और ये क्या था? x को तूने ओपनिंग माना था। x को, हाँ अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, यार तुम बावले तो नहीं हो? अबे ओपनिंग 2.5x नहीं होगा? 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई करेगा? या तो x में 1.5x जोड़, या तो ये कर। इतनी ज्यादा क्यों घिस रहा? 2.5 सीधा x से मल्टीप्लाई कर देना, 2.5 गुना कर दे उसका। यार मैथ्स ये क्या आ जाएगा अब? ये x किसको माना था? ये क्लोजिंग था तो ओपनिंग ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? पंच, क्वेश्चन नंबर 61, लास्ट क्वेश्चन है ये। बेटा मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, मेरी सोचो टांगे कितनी। इससे पूछ अंश से, ये अंश से पूछ, मेरी टांगे इस टाइम कीर्तन कर रही हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है। अब देखो यहां क्या दे रखा है? कॉस्ट। तो एक बार बताओ मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 3 लाख माइनस ये x मान लूं, माइनस x/4। यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ऊपर की टांग मिल गई? मिल गई। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ, और क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ द। तो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का 30% आ गया, डेट इज 90,000। ये क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया कि नहीं हो गया? और ओपनिंग कितना हो जाएगा? 1/3। वो कितना रह जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आंसर निकालो। 1 समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ ले, लास्ट क्वेश्चन था आज का ये। आ गया समझ में? नवम समझ आ गया सवाल? Yes, sir. एक बात बता,
जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन माइनस जीपी। यहाँ जीपी किसके ऊपर था, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स मान लिया, तो ये एक्स बाई 4 आ गया। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगी, तो ये ऊपर की वैल्यू मिल गई। अब तुझे ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, तुझे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है 30% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, यानी कि इसका 30% है कि नहीं है, तो 3 लाख का 30% कितना हो गया, 90,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग 90 है, तो 30,000 निकाल लिया। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 2, 60,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ओपनिंग एवरेज इन्वेंट्री। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, वेरी गुड, शाबाश मेरी बच्ची। अब कुछ लग रहा है दिमाग में चल रहा है कुछ तेरे। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास, एक बात सुनो ध्यान से, आज क्या वार है, फ्राइडे की क्लास जल्दी ले सकते हैं हम, 4:30 बजे कर सकते हैं। 4:30 पॉसिबल है क्या, 4:30 या 4:15 पे पॉसिबल है क्या, है? वो 4:15 बजे शुरू कर देंगे, 4:15 से 6। ठीक है, ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. बाय बेटा। Thank you, sir.